अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे ऐमान। स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। उसमें हमने डिफरेंट मॉलिक्यूल को डिस्कस किया। लास्ट वीडियो में हम न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने मोनोन्यूक्लियोटाइड और डाइन्यूक्लियोटाइड को पढ़ा। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे एक ऐसी बॉन्ड के बारे में, एक ऐसे लिंकेज के बारे में जो दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़कर एक न्यूक्लिक एसिड, एक डीएनए और एक आरएनए बनाता है। ठीक है, तो वो हमारे पास लिंकेज और बॉन्ड कौन सा है, किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है, इसे हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो फॉर्मेशन है, यानी कि हमारे पास जो बॉन्ड है, जो लिंकेज है, उस लिंकेज का नाम क्या है? उस लिंकेज का नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अब ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये लिंकेज न्यूक्लियोटाइड के साथ मिलकर जॉइंट होकर एक न्यूक्लिक एसिड बना रहा है। तो इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह होती है, इसको बनाया किस तरह जाता है, किस तरह ये बना हुआ होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले हम देखें टू न्यूक्लियोटाइड, जो हमारे पास दो न्यूक्लियोटाइड जो है आर लिंक टुगेदर। जब वो एक साथ आपस में लिंक करेंगे, ज्वाइंट होंगे बाय अ बॉन्ड, किसकी मदद से? एक बॉन्ड की मदद से, एक बॉन्ड के जरिए जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे पास मोनोसेक्राइड एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ मिलकर एक कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। सेम यूजुअल जब न्यूक्लियोटाइड आपस में एक बॉन्ड के साथ मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, यानी कि आरएनए और डीएनए को। अब इसी लिंकेज और बॉन्ड को हम कहते हैं कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यानी कि अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, तो वो ये न्यूक्लियोटाइड, जो हमारे पास दो न्यूक्लियोटाइड है, उस न्यूक्लियोटाइड का एक बॉन्ड के साथ जुड़ना और जुड़कर एक न्यूक्लिक एसिड को बनाना, वही जो बॉन्ड हमारे पास है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहलाती है। ठीक है, अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो लिखा है सबसे पहले इट इज बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। अब ये बॉन्ड किस तरीके से बनता है, किस नतीजे पे बनता है? सो रिजल्ट ऑफ दी कंडेंसेशन रिएक्शन होता है हमारे पास। जब मोनोमर आपस में मिलेंगे, रिमूविंग ऑफ वाटर होगा, तो वो प्रोसेस हमारे पास कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कंडेंसेशन प्रोसेस को, जिसे हम डिहाइड्रेशन सिंथेसाइज भी कहते हैं, क्योंकि वहां पे वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो रहा था। तो कंडेंसेशन के प्रोसेस के नतीजे में हमारे पास ये जो बॉन्ड है ये फॉर्म्ड होती है। तो आप उसके बीच में लिखा है बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप। अब ये किसके दरमियान होती है? ये कंडेंसेशन जो रिएक्शन है ये दरमियान होता है फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान। हम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर, यानी ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर, ग्रुप ऑफ फॉस्फेट के दरमियान जो है ये फॉस्फेट की जो रिएक्शन हो रहा होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन, रिमूविंग ऑफ वाटर, इसमें क्या फॉर्म्ड होता है? हमारे पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म्ड होता है। उसके बाद ही लिखा है इन दिस बॉन्ड। अब इस बॉन्ड में होता क्या है? 3 कार्बन ऑफ फॉस्फेट। हमारे पास पेंटोज के 3 कार्बन, यानी कि पेंटोज हमारे पास जो है जिसके अंदर 5 कार्बन मौजूद है, उसका जो तीसरा कार्बन होता है हमारे पास, वो लिंक करता है 5वें कार्बन में, जो कि डीएनए के अंदर है। ठीक है, डीएनए के अंदर हमारा जो 5वां कार्बन है, हमने डिस्कस किया था पहले भी इसका स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में हमने समझा कि 5वां कार्बन अटैच्ड होता है उसके साथ। तो जो 5वां कार्बन है वो डीएनए के साथ है, और उसका तीसरा कार्बन जो अटैच्ड है वो इस 5वें कार्बन के साथ अटैच है, जो कि कहाँ पर है? डीएनए के अंदर। इस वजह कर देयरफॉर फॉस्फेट ईस्टर बॉन्ड एक्ट एज अ बैकबोन। आगे लिखा है हमारे पास दीज आर बॉन्ड दैट होल्ड द शुगर फॉस्फेट कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल टुगेदर। अब ये वो फॉस्फेट बॉन्ड है, ये ऐसा फॉस्फेट बॉन्ड है जो कि होल्ड करके रखता है, थाम के रखता है शुगर फॉस्फेट कंपोनेंट को, जो कि मौजूद होता है डीएनए मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? बैकबोन कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जिसका मॉलिक्यूल है वो अटैच्ड है, जॉइंट है डीएनए मॉलिक्यूल के साथ। और आपको पता है डीएनए के अंदर हमारा तमाम जेनेटिकल इंफॉर्मेशन सेव होता है। डीएनए एक ऐसा हेरिडिटी मटेरियल है जिसमें तमाम के तमाम जो हमारे पास जेनेटिक, हमारे जो पेरेंट्स से, हमारे जो ऑफस्प्रिंग से हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो उसमें स्टोर होती है। ठीक है, तो डीएनए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड की टाइप है। उसी का डीएनए का जो कार्बन है हमारे साथ वो अटैच्ड है हमारे पास फॉस्फेट के तीसरे कार्बन के साथ। सही है, इसलिए ये बैकबोन कहला रहा है।
और अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखें तो इसकी डेफिनेशन स्टार्ट में हमारे पास कि जो दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान बॉन्ड होता है उसी को हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हमें ये तो समझ आ गया कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह हुई, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, सही है, इसकी डेफिनेशन में हमने रीड कर ली। नाउ अब हमारे पास एक और हेडिंग है जिसका नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। जब हमने पढ़ा था मोनोन्यूक्लियोटाइड और डाइन्यूक्लियोटाइड, तब हमने न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को मजीद डिस्कस किया था। मोनो मीन्स 1 एंड डाई मीन्स 2, जो कि इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली वर्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यानी कि एटीपी को स्टोर कर रहा है। इसी के साथ साथ डाइन्यूक्लियोटाइड NAD, ठीक है, यानी कि निकोटीन एडेमाइन, जो हमारे पास एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, वो भी एक सिंगल वर्क परफॉर्म कर रहा है। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, हम इसे डिस्कस करते हैं। जब न्यूक्लियोटाइड को हमने अच्छे तरीके से समझा, उसकी फॉर्मेशन को समझा, फिर हमने उसकी कंपोजिशन के साथ साथ उसकी मजीद स्ट्रक्चर को देखा कि किस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड डाइन्यूक्लियोटाइड है, तो फिर अर्लियर डिस्कशन में ये पता चला कि जो DNA हमारे पास वो किस तरह फॉर्म हो रहा है, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के साथ अपनी एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो एक पॉलीमर बनाते हैं DNA या RNA। ठीक है, अब हमारे पास वही जो है वो अर्लियर डिस्कशन में पता चला कि वो जो न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि जब न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होंगे टुगेदर एक साथ, तो वो एक पॉलीमर बनाएंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की शक्ल इख्तियार करेंगे, लाइक DNA और RNA। ठीक है, क्योंकि RNA और DNA का स्ट्रक्चर जब हम इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे तो हम उसमें ये चीज समझेंगे कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड की शक्ल में पॉलीमर्स की सूरत में आपस में ज्वाइंट होके एक लॉन्ग चेन बना रहे। ठीक है, उसके बाद लिखा है दे हैव वैरायटी ऑफ रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इनके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैरायटी ऑफ रोल है, किसके हमारे पास DNA के। अब किस तरीके से, सबसे पहले कि द DNA परफॉर्म फंक्शन ऑफ ट्रांसमिशन एंड हेरिडिटी। अब हमारे ऑफ स्प्रिंग से सेल डिवीजन के दौरान हमारे सेल्स में हमारे DNA के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन करने का काम किसका है, DNA का है। DNA तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। उसके बाद लिखा हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड। अब हमारे जो DNA में इंफॉर्मेशन होती है वो किस तरीके से मौजूद होती है, कोड की फॉर्म में मौजूद होती है। ठीक है, जिस तरीके से हमारे पास कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को बेहतर पता होगा कि कोडिंग होती है, हम कोई भी वेब बनाते हैं, हम कोई भी जो है वो एप्लीकेशन बनाते हैं, उसके लिए हमें मुख्तलिफ कोडिंग करनी होती है। उसके बैक पे जो डेटाबेस होता है हमारा, हमें कोडिंग करनी होती है। इस तरीके से हमारे DNA के अंदर जो इंफॉर्मेशन हमारे हेरिडिटी मटेरियल से, हमारे पेरेंट्स से हमें मिला है, हमारे ऑफ स्प्रिंग से मिला है, वो कोडेड की फॉर्म में स्टोर होता है, सेफ होता है। ठीक है, कोडेड की सूरत में होता है। अब वो कोडेड हमने पहले भी डिस्कस किया, जो नाइट्रोजन बेस था हमारे पास, प्योरिन और पैरामाइड, जैसे एडोनिन था, गवानीन था, साइटोसिन था, तो ये वही कोडिंग है जो हमारे DNA के अंदर कोड बना के पेयर बनाकर मौजूद होती है और तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रही होती है। अब आगे लिखा है DNA इन सिंपल फैशन इन द फॉर्म ऑफ कोड्स। अब ये किस कोड में होता है, हमारे पास बिल्कुल सेपरेट कोड बना के होता है कि अगर एडोनिन है तो वो कोड बनाएगा हमारे पास थाइमिन के साथ या यूरासिल के साथ, इस तरह गवानीन जो है वो हमारे पास साइटोसिन के साथ कोड बनाएगा। तो ये उनकी क्या होती है, अपोजिट कोडिंग बनी होती है, जिसके अंदर तमाम डेटा सेफ होता है। अब इस कोडिंग का फायदा क्या है, अल्लाह ताला ने कैसा सिस्टम रखा है, ऐसे कोडिंग रखी है, अगर एक कोडिंग भी आगे पीछे हो जाए, अगर किसी गलत एरो में कोडिंग बना ले, ए जो है वो सी के साथ बना ले, एडोनिन जो है वो साइटोसिन के साथ कोडिंग कर ले, तो उसका नुकसान क्या होता है कि जो आने वाला चाइल्ड है, जो बर्थ है, जो अभी जो हमारे पास प्रोडक्शन हो रही है, जो सेल डिवीजन हो रहा है, उसमें एबनॉर्मल सेल बनना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हमारे पास जो एबनॉर्मल पर्सन होते हैं, एबनॉर्मलिटी का शो होता है, वो सारा किसके इफेक्ट होता है, हमारे DNA में, कि उसके अंदर हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होता है, स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग। तो जब ये कोडिंग आपस में डिस्टर्ब होगी, यानी कि एडोनिन जो था वो साइटोसिन के साथ नहीं था बल्कि थाइमिन के साथ था, लेकिन अगर इस पे कोडिंग गलत हो गई इसमें, तो हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल सेल प्रोड्यूस होंगे, उसके साथ साथ एबनॉर्मलिटी शो होगी। ठीक है, और डेथ भी हो सकती है। तो इस तरीके से DNA जो है वो बहुत ही ज्यादा बैकबोन है, एंड DNA बहुत ही ज्यादा वैरायटी रोल प्ले कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनए के स्ट्रक्चर को इन डिटेल और इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रही तो लाजमन लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर लेक्चर डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।